हाँ, टोपी के मुंह से वो पूर्वी बोली सुनकर जैसे इफ़न की दादी बोलती थी उसी तरह टोपी भी बोलता था। दोनों की भाषा एक ही थी, दोनों की बोली एक ही थी और ये जानबूझकर वो सुनना चाहती थी। कौन? इफ़न की दीदी और इफ़न की माँ। तो वो अपनी अ, जैसे ही टोपी को कहती थी कि आओ और वो लोग कुछ बोलना चाहती थी, पूछना चाहती थी, तो उसी बीच में उसकी दादी, इफ़न की दादी आकर बीच बचाव करती और कहती, वो लोग उसको जानबूझकर छेड़ती थी हंसने के लिए, लेकिन जब बात बढ़ने लगती तो बीच बचाव करवाने के लिए दादी आ जाती इफ़न की और कहती, तय काहे को जाथे उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। तय काहे को जाते, मतलब तुम क्यों जाते हो उन सबन के पास, उन दोनों के पास, यानी इफ़न की माँ और दीदी के पास तुम क्या जाते हो, क्यों जाते हो उन सबन के पास? मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, मुंह पर इन लोगों को झाड़ू मारे, है ना? चल इधर आ, चल अब मेरे पास आ। वह जानबूझकर दादी जो है बीच बचाव करती और टोपी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर चली आती। और इस तरह से दादी का कहा गया हर शब्द टोपी के लिए ऐसा महसूस होता कि मानो अमावट खट्टा मीठा और तिलवा तिल का लड्डू बन जाता। वह चुपचाप दादी के पास जाकर बैठ जाता। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वहाँ पे। हाँ, ये जो राम दुलारी, इसकी माँ, टोपी की माँ, जब मारती है, टोपी की माँ की भी बोली और भाषा इफ़न की दादी की तरह था। तो जब टोपी के घर के लोगों को पता चल गया, उसकी माँ को और उसकी दादी को, कि वो अपनी एक मुस्लिम लड़के के साथ उसने दोस्ती कर ली है और उसके घर जाता है, तो टोपी की माँ जब उसे मारती है और मारते मारते थक जाती है राम दुलारी, और कहती है कि बोलो कि नहीं जाएंगे, लेकिन बार बार एक ही प्रश्न, तय फिर जेबे ओकरा घरे, मैंने तुम फिर जाओगे उनके घर? तो वो टोपी जो है वो झूठ बोलना नहीं जानता था, चुगली करना नहीं जानता था। उसके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो एकदम भोला भाला बच्चा था। और इस उम्र में भी बच्चे अक्सर झूठ बोलते हैं मार से बचने के लिए, डांट से बचने के लिए, लेकिन वो फिर भी मार खाते खाते वो थक जाता है, पूरा शरीर उसका दर्द करने लगता है। और राम दुलारी भी मारते मारते थक जाती है, लेकिन अंत तक वो कहता है कि हाँ जाऊंगा। तो उसके हाँ शब्द को सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे तोहरे हाँ में लुकारा लगे। लुकारा कहते हैं लकड़ी का जो एक डंडा होता है ना, जिसमें लकड़ी लगाया, जिसको मशाल कहते हैं। हाँ, तो उसको देहाती भाषा में लुकारा कहते हैं, कि तुम्हारे हाँ में लुकारा लगे और माटी में मिल जाए। तुम्हारा हाँ शब्द जो है उसमें आग लगा दूं और उसको मिट्टी में मिला दूं, यानी मैं तुम्हारे हाँ को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगी, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी, आग लगा दूंगी तुम्हारे हाँ में, तुम कह दो कि नहीं जाएंगे। बात आई समझ में? लुकारा मैंने आग लगा दे, यानी उस बच्चे के हाँ शब्द को उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और मारते मारते बोली, तुम्हारे हाँ को मैं आग लगा दूं और मिट्टी में मिला दूं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे घमंड को मिट्टी में मिला देंगे, आग में झोंक देंगे, तो उसी तरह से उसकी माँ देहाती शब्दों का प्रयोग करते हुए कहती है कि आग में जला दूं और मिट्टी में मिला दूं। समझ में आया? अब आगे कहाँ और मैं पढ़ा रही थी? हाँ, कहाँ तक हुआ था? वो मुन्नी बाबू और उसका एक भाई भैरव उसे मार खाते हुए देख रहे थे, और मुन्नी बाबू उल्टा उस पर शिकायत करता है कि यह कबाब खा रहा था, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी थी। टोपी ने कहा कि तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा, और इस तरह से दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी कौन थी टोपी की? हाँ, बताइए। सुभद्रा देवी टोपी की दादी थी। तो जब वो कहती है कि तूने उस दिन क्यों नहीं बताया, तो ई झूठा है दादी, टोपी ने कहा। और बस टोपी इतना ही कह सका कि ये झूठा है, अपने बड़े भाई के बारे में कहा, मुन्नी बाबू के बारे में, कि ये झूठ बोल रहा है।
उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वह झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात यह है कि वह इतना कभी बड़ा होना भी हो कभी हो नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाए तो फिर उनको बता देगा। लेकिन वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब स्कूल में इरफान से मिला, उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया यानी भूगोल शास्त्र का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से उसने केले कई साल में पढ़ा चुकी हूँ। तो फिर वो दादी बदलने की बात भी कहता है। तो इरफान कहता है कि हमारी दादी मेरे पिता की माँ हैं, हमारे पिताजी तैयार नहीं होंगे दादी की बदला बदली करने के लिए। तो इस तरह से वो ये भी ढांढस बंधाता है कि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाएंगे, तो टोपी कहता है कि मेरी दादी नहीं मरेगी। तो इरफान फिर समझाता है कि कैसे नहीं मरेंगी, क्या मेरी दादी झूठ बोल रही हैं। और ठीक उसी वक्त नौकर आकर कहता है कि उनके घर में, ये मैं यहाँ से पढ़ाना था मुझे, कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। यहाँ बदली से तात्पर्य है स्थानांतरण, ट्रांसफर। यानी 10 अक्टूबर सन 45 का जो दिन था वो कोई ऐतिहासिक दिन नहीं था, लेकिन टोपी के जीवन का वो सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि उसी दिन उसने कसम खाई कि अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता सरकारी महकमे में काम करते हो और जिनकी नौकरी में हमेशा स्थानांतरण होता रहता हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्मीय इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। यानी इरफान के पिता का तबादला हो गया मुरादाबाद। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह, अब इरफान के पिता तो चले गए ट्रांसफर होने के बाद, अब उनकी जगह दूसरे कलेक्टर आए जिनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। ठाकुर हरिनाम सिंह के भी 3 लड़के थे, लेकिन वो तीनों लड़कों से टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास यानी अनुभूति थी कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। यानी इरफान के मन में यह भावना कभी नहीं थी कि वह कलेक्टर का बेटा है, तो इस तरह के साधारण परिवार वाले किसी लड़के से दोस्ती ना करे। लेकिन ये जो ठाकुर हरिनाम सिंह आए थे, उनके बच्चों में इस बात का एहसास था कि वे लोग कलेक्टर के बेटे हैं और इस तरह से टोपी के साथ दोस्ती करना उन्हें शोभा नहीं देती, इसलिए उन लोगों ने टोपी को कभी मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, क्योंकि उस मकान में इससे पहले टोपी हमेशा जाता था इरफान के पास। बंगला में वो लोग रहते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। तो टोपी बताता है, बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। है, टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। अब टोपी को गुस्सा आ गया और वो बोला, थोड़ा जबान संभाल कर बात करो, एक लपड़ यानी एक थप्पड़ दूंगा तुम नाचने लगोगे। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया।
फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सीशियन को शुष्कार दिया। शुष्कार देना मतलब कुत्ते को पीछे लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक आवाज निकाली जाती है ना, उसको शुष्कारना शब्द कहते हैं। और इस तरह से कुत्ता आया और क्या किया बताओ? शुष्कारने के बाद कुत्ता आया और क्या किया कुत्ता आकर? टोपी शुक्ला को काट लिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई, क्योंकि सीता उस घर की नौकरानी थी और उसकी सोच जहां तक थी उतनी ही सोच उसकी भी सीमित हो गई टोपी की। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, यानी दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सीता जो थी वो बहुत उम्र दराज महिला थी, बूढ़ी नौकरानी थी, और वो भी सोचती रहती थी कि मेरी उम्र का तो कोई लिहाज नहीं करता, छोटे बड़े सभी मुझे डांट लेते हैं, लेकिन ये भी तो इस घर का छोटा सा बच्चा है और इस तरह से इसका निरादर होता है, तो इसलिए उस लड़के को, टोपी को, वो अपने बच्चे के जैसा प्यार करने लगी। टेक मत किया करो बाबू, और वो समझाती थी, टेक यानी जिद मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज का अर्थ होता है बराबरी करने पर वह बहुत पीटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। यानी वो अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई भैरव, इन दोनों की बराबरी करने लगा था, जिसके कारण उसे घर में बहुत पिटाई पड़ी। और फिर सीता उसे, जो नौकरानी थी, बूढ़ी नौकरानी, उसे अपने कमरे में ले जाकर कोठरी में समझाना शुरू की। अब किस लिए पिटाई पड़ी थी टोपी शुक्ला को, वो आगे पढ़िए। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, लेकिन टोपी के साथ पता नहीं घर के लोग क्यों दुर्व्यवहार करते थे, भेदभाव का बर्ताव करते थे, तो उस बच्चे के लिए, टोपी के लिए नया कपड़ा नहीं आया उसको, बल्कि मुन्नी बाबू का छोड़ा हुआ कोट उसको दे दिया गया। छोड़ा हुआ मतलब वो कोट बिल्कुल नया था, लेकिन मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था, इसीलिए वो कोट दे दिया गया टोपी को। फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन, लेकिन टोपी को यह बुरा लगा कि मेरे बड़े भैया के लिए ही बना था, लेकिन उनको पसंद नहीं है तो मुझे दे दिया गया, ये तो उतरन ही है। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे पे, एक दूसरी नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। अब नौकरानी के बच्चे को उसने उठाकर टोपी ने दे दिया। अब तय यह हुआ कि जब नौकरानी के बच्चे को वो दे दिया तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा, इसलिए घर के लोगों ने सोचा कि अब इस बार इसको जाड़े में ही रहने दिया जाए। लेकिन टोपी इतना सरल बच्चा था, इतना भोला भाला बच्चा था कि वो बोलता है, हम जाड़ा ओड़ा न खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। अब सुभद्रा देवी चिढ़ गई, गुस्से से बोलती है कि तुमको भात नहीं जूता देंगे। आपको इहो न मालूम कि जूता खाया न जात पहना जात है। अब वो गुस्से में बोली कि तुम जूते खाओगे। इधर टोपी कहता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि जूता जो है पहना जाता है, खाया नहीं जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो क्या हम इनकी पूजा करें? अब टोपी भी अपने भाई को जवाब देते हुए कहता है, तो क्या हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। ये आसमान सिर पर उठाना क्या है, मुहावरा है ना? हाँ, इसका क्या अर्थ होता है? आसमान सिर पर उठाना क्या अर्थ होता है, बताइए? बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना, यानी आसमान सिर पर उठा लेना। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया, यानी गुस्सा होने का काम करती थी उसकी दादी सुभद्रा देवी और पीटने का काम राम दुलारी, टोपी की माँ। तू 10वीं में पहुंच गई बाड़ा। अब फिर सीता जो नौकरानी थी उसने समझाना शुरू किया कि तू 10वां में पहुंच गई बाड़ा। सीता ने कहा,
तूहे दादी से टर्राओ, टर्राओ मतलब जवान लड़ाना या बड़बड़ करना, केता नाना चाही, कीनो ऊ तुहार दादी बाड़िन। अब सीता जो नौकरानी है वो समझाने लगी कि तुम 10वीं क्लास में पहुंच गए हो, तुम्हें अपनी दादी से बदजुबानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी दादी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। अब ये देखिए, इसको, इस स्टंजा को ध्यान से सुनिए, आप लोग समझिए कि 10वें में पहुंचने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना भी मुहावरा है, यानी उसे कठिन परिश्रम करने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। 2 साल वो फेल हो गया। 49 में, 90 में तो वह सन 49 में पहुंच गया था, और 10वें में वो कब पहुंचा? 52 में, 52 में। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया क्योंकि वो फेल हो गया था। हर घर के लोग कहते थे कि देखो, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे क्लास में फर्स्ट आया, और ये एक लड़का है जो फेल हो गया। सारे घर के लोग यही बात कहते थे। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी का पिंड, यानी बेवकूफ। वो बेवकूफ नहीं था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। यानी उसकी माता भी कोई सामान मंगाने के लिए उसे बाजार भेज देती, और मुन्नी बाबू को भी कोई काम निकल आता तो वो भी नहीं पढ़ने देते, और इस तरह से ये भी नहीं होता तो छोटा भाई भैरव क्या करता, उसकी कॉपियों को फाड़कर हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तो इस तरह से 2 साल उसका बर्बाद हुआ। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। यानी 3rd डिवीजन में पास होना भी उसके लिए कलंक का ही विषय था। घर वाले लोग उसको बोलते थे कि तो क्या हुआ, 2 साल बाद पास भी हुआ तो किस डिवीजन से? 3rd डिवीजन से। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि ये तो बात ठीक है कि वो 3rd डिवीजन से पास हो गया, लेकिन उसे कौन कौन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो भी ध्यान रखना होगा। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे, यानी अपने जूनियर के साथ उसको बैठना पड़ा। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। बेशक जूनियर बच्चों के साथ वो बैठता था, पढ़ता था, लेकिन उनकी दोस्ती उसकी उन बच्चों से नहीं हुई। उसके जो सीनियर थे, जो अगली कक्षा में पहुंच गए थे, वो उन्हीं के साथ बैठता, खेलता। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम, सितम यानी अत्याचार यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, और ये एक शिक्षक के लिए बहुत शिक्षक का यह स्वभाव बहुत ही निंदनीय है। मान लीजिए किसी अच्छे बच्चे का आप उदाहरण दें कि देखिए ये बच्चा क्लास का टॉपर है, या देखिए कितनी कठिनाइयों के बाद ये बच्चा कितना अच्छा करता है। तो इस तरह से सकारात्मक सोच रखते हुए अगर शिक्षक किसी बच्चे के बारे में उदाहरण देते हैं तो ये बाकी बच्चों के लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती है। लेकिन अगर कोई शिक्षक किसी कमजोर बच्चे का उदाहरण देते हुए और उस बच्चे के पारिवारिक स्थिति को समझते हुए, जानते हुए अगर बार बार उसको ये कहा जाए कि ये बच्चा कितना बेवकूफ़ है, एक ही कक्षा में 2 साल से 3 साल से पढ़ा हुआ है, तो क्या तुम लोग को भी इसी की तरह निकलना है?